नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल साहित्यशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी द्वारा लिखी कहानी राग विराग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तानपुरा नीचे रखते हुए पता नहीं कैसे दृष्टि द्वार पर चली गई। देखा, दो झील सी गहरी आंखें अपलक मुझ पर टिकी हुई हैं। सक पकाकर मैंने नजरें झुका ली और अपना सामान समेटना प्रारंभ किया। पंडित जी अब तक लौटे नहीं थे। खोल चढ़ाकर मैंने तानपुरा यथास्थान रखा और रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, जिया, मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा देख लेना। लेकिन पूरी बात शायद मैं कह भी ना पाई, क्योंकि मुझे घूरने वाली वे आंखें सशरीर जिया की रसोई में विराजमान थी। एक अनु, आओ चाय पी जाओ, जिया ने फरमान छोड़ा। उन्हें नकारने की ताव मुझ में न थी। चुपचाप जाकर पटरी पर बैठ गई, पर आंखें अब भी उस अपरिचित की ओर उठ जाती थी। ये मनोज हैं, हमारे बहनौत हैं। जिया ने जैसे मेरे असमंजस को पढ़ लिया। गांव से परीक्षा देने आए हैं। मैंने अच्छा कहकर प्रसंग समाप्त कर दिया। जिया के रिश्तेदारों में अब हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी, क्योंकि एक तरह से सारी दुनिया ही उनके भाई भतीजों से भरी पड़ी है। कोई ससुराल पक्ष से, तो कोई पीहर पक्ष से, तो कोई केवल गांव के नाते से उनका सगा संबंधी हो जाता था। एक बार तो कोई अब्दुल गनी साहब पंडित जी से मिलने आए हुए थे। मैंने जिया को छेड़ा, ये भी तुम्हारे कुछ लगते होंगे। सो का लगत नहीं है, हमारी जिठानी के राखी बंद भैया हैं। उनके गंवाए रिश्तेदारों की फौज का एक और नमूना आज देख लिया था। उसे नज़रअंदाज करते हुए मैं एक ही घूंट में कप खाली कर गई, उसे धोकर रखा और कहा, अच्छा जिया, चलूंगी। दूसरे दिन स्कूल से बाहर निकली ही थी कि दरवाजे में ही मुठभेड़ हो गई। नमस्ते, उन्होंने ही पहल की, नहीं तो मैं शायद पहचान भी न पाती। आप यहाँ कैसे? दोनों ने एक साथ प्रश्न किया। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, मैंने कहा। क्या पढ़ाती हैं? मैंने संगीत कला निकेतन के बोर्ड की ओर संकेत किया। मतलब शाम को मौसा जी से सीखने आती हैं और वही सुबह यहाँ आकर पढ़ा देती हैं, ठीक है ना? इस बचकाने प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछ ही लिया, आप यहाँ किस लिए तशरीफ लाए हैं? परीक्षा देने। उन्होंने बगल में रखे टाइपराइटर की ओर संकेत किया। अच्छा, इस बिल्डिंग में टाइपिंग की परीक्षाएं भी होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा जी, मैं चलूं, अब देर हो रही है। बेस्ट लक नहीं दीजिएगा? बेस्ट लक। मैं? और क्या, एक तो हॉल के दरवाजे पर ही मिल गई हैं, और मतलब पेपर खराब हो जाए तो मुझे ही दोष देंगे। सो तो है ही, मेरे भविष्य का ना सही, इस टाइपराइटर को तो लिहाज कीजिए, किराए पर लाया हूँ। पूरी दोपहर मन में धुकुर धुकुर होती रही। पता नहीं परीक्षा कैसे रही होगी, पता नहीं महाशय खुद कितनी तैयारी से आए हैं, पर अगर वहाँ कुछ नहीं बन पड़ा तो मुझे ही कोसेंगे। उनके कोसने की मैंने खास परवाह भी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मन वहीं अटका रहा। 4 बजे मैंने अपनी कॉपी और पेन उठाकर चलने की तैयारी की तो माँ आश्चर्य से देखने लगी। आज तो बुधवार है ना? माँ जानती हैं, पंडित जी मुझे केवल मंगल और शुक्र को सिखाते हैं। हफ्ते के 6 दिन उनके शिष्यों में बटे हुए हैं। सोमवार को छुट्टी रहती है, क्योंकि उस दिन उनका व्रत रहता है। दिन भर निराहार रहकर शाम को नीलकंठेश्वर के दर्शन के बाद ही वे खाना खाते थे। यही दिन था जो जिया को बाहर के कमरे की सफाई के लिए मिलता था। कमरे को लीपना, वाद्य यंत्रों के गिलाफ धोना, दरिया झटकाकर फिर से बिछाना, ये सारे काम जिया अकेले निपटाती थी। इसमें किसी का दखल उन्हें पसंद न था। माँ को सारे कार्यक्रम की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने पूछा, आज तो बुधवार है ना? कल पंडित जी को सेठ जी ने किसी काम से बुलवा लिया था, प्रैक्टिस हो ही नहीं पाई। मैंने किसी तरह माँ का समाधान किया और पंडित जी के घर की राह ली। क्यों बेटे? वे खुद भी मुझे देखकर विस्मित थे। जी, वो कल आपने श्याम कल्याण की चीज बताई थी, बहुत कोशिश की मैंने, पर वह अंतरा उठाते ही नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तानपुरा मिलाओ तब तक। उन्होंने वात्सल्यपूर्ण आश्वासन दिया।
उनके पास बैठे दोनों शिष्य मुझे गदगद भाव से निहारने लगे। उन लोगों की पढ़ाई उस दिन वहीं रुक गई। सब के सब मेरे लिए व्यग्र हो उठे। एक ने हारमोनियम संभाल लिया, दूसरा तबला गुसुर में बिल्हाने लगा। आलाप शुरू ही किया था कि श्रीमान जी भीतर दाखिल हुए। कहो बेटे, पेपर कैसा रहा? अच्छा ही रहा मौसा जी। सुबह आप लोगों के आशीर्वाद लेकर चला था, फिर रास्ते में अच्छे लोगों से मुलाकात होती गई। मैंने कनखियों से देखा, वे मेरी ओर देखकर शरारत से मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं पंडित जी ने इसे लक्ष्य किया या नहीं, पर तुरंत ही उस प्रसंग को बदलकर मुझसे बोले, हाँ बेटे शुरू करो। तो दोबारा शुरू किया तो लगा पूरा शरीर ही तानपुरा बन गया है, जैसे रोम रोम से स्वरावलियां फूट रही थी। पंडित जी मुझ पर अक्सर बिगड़ा करते थे, क्या रट्टू तोते की तरह गाती चली जाती हो? बोल के मर्म को समझो बेटे, शास्त्र ही सब कुछ नहीं है। गायन में मिठास भी होनी चाहिए, और यह मिठास केवल स्वर को साधने से नहीं आती, उसके लिए शब्दों की तह तक जाना पड़ता है। गायक जब गीत में अपने प्राण उड़ेलता है तब जाकर बात पैदा होती है। यह प्राण उड़ेलना क्या होता है, यह मैंने आज जाना। सावन को सांझ मोको सुखद भई। सच, इतनी खुशनुमा सांझ तो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। बेगम अख्तर की एक गजल मुझे बहुत अच्छी लगती है। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज क्या बात है जो शाम पे रोना आया। इन पंक्तियों को गाते हुए उनके स्वर में ऐसी तड़प होती है जैसे सचमुच शाम उनके लिए दर्द का पैगाम लेकर आई हो। इसके विपरीत मुझे लग रहा था कि आज को शाम मेरे लिए खुशियों का काफिला लेकर उतरी है। गाना समाप्त करते हुए अनायास ही आंखें रसोई की ओर उठ गईं। दो झील सी गहरी आंखें अपलक मुझे निहार रही थी। कल उन आंखों में कौतूहल था, आज परिचय की आस थी। उस आँच से मैं कानों तक लाल हो आई। घर के लिए चली तो वे भी साथ चले आए। कहाँ रहती हैं आप? कहें तो घर तक छोड़ दूं? अरे नहीं बाबा। क्यों, डरती हैं? हाँ, लोगों से। अच्छा, कल तो हमें चले ही जाना है। आपसे एक बात कहनी है। आप गाती हैं ना, तो आपका चेहरा एक उजास से भर जाता है। मैं कुछ पल उनके सुदर्शन व्यक्तित्व को निहारती रही, फिर धीरे से बोली, मैं सुंदर नहीं हूँ, यह बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने आपके रूप को लेकर तो कुछ कहा नहीं, मैं तो कह रहा था कि आज गाते समय आपका चेहरा एक अनोखे उजास से भर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इस प्रश्न का भला कोई क्या उत्तर दे? कोई 2 महीने बाद पंडित जी के घर में वही आकृति फिर दिखाई दी। देखते ही भान हुआ कि पिछले दिनों मेरे अंतरंग सपनों में यह चेहरा बार बार उभरता रहा है। सोचकर शर्म से, संकोच से भर उठी मैं। फिर भी उनके नमस्ते का जवाब तो देना ही था। कब आना हुआ? स्वर को संयत कर मैंने पूछा। परसों रात को, और इस बार जाने के लिए नहीं आया हूँ। आपके शहर में खूंटा गाड़ दिया है। मतलब? उसकी नौकरी लग गई है, पंडित जी ने बताया। उनके स्वर से स्पष्ट था कि रियाज के बीच इस तरह का व्यवधान उन्हें पसंद नहीं है। मैंने तुरंत सारा ध्यान समेटकर गाने में लगाया, पर बार बार यही लगता था, कम से कम कॉन्ग्रेचुलेशन तो कह ही सकती थी। सच, क्या सोचा होगा उन्होंने? पर बधाई लेने को वह मुझसे ज्यादा आतुर लगे। दरवाजे के बाहर उन्होंने मुझे घेर लिया और साथ हो लिए। माफ कीजिए, आपको बधाई देना ही भूल गई। मैं तो सोच रहा था आप छूटते ही मिठाई मांगेंगी। मिठाई? हाँ, आपका तो हक बनता है। आपकी दुआओं ने ही तो असर दिखाया है, नहीं तो हम इस बार भी बैरंग ही लौटते। बोलिए, कहाँ चलेंगी? आपकी पहली तनख्वाह मिलने दीजिए, तब मिठाई लेंगे। मिठाई ना सही, एक एक कप चाय तो हो जाए, कुछ तो सेलिब्रेट करने दीजिए। आइए। हम लोग मानसरोवर के सामने खड़े थे। वहाँ खड़े होकर नानुकुर करने का मतलब था लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। चुपचाप उनके पीछे हो ली। इत्मीनान से बैठकर जब लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया जा चुका तो मैंने पूछा, बहुत खुश हो रहे हैं? खुश होने की तो बात ही है। 2 साल से प्राइवेट मिडिल स्कूल में लड़के हाँक रहा हूँ। साले 300 पर साइन करवाकर 200 टिकाते थे, ऊपर से क्लर्क का भी काम करवाते थे। यहाँ क्या मिलेगा? 450 का तो ग्रेड ही है, ऊपर से महंगाई भत्ता है।
अंतरिम राहत है, फिर सरकारी नौकरी है, काम की कोई पाबंदी नहीं। किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं। ढेर सारी छुट्टियाँ, CL, EL, मेडिकल, बस आराम से जिंदगी कट जाएगी। फिर बुढ़ापे की पेंशन तो कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसे क्या देख रही हैं? सोच रही थी क्या लोग कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं पाल लेते हैं। कल्याणी जी, वे एकदम गंभीर हो उठे। हम आपकी तरह कलाकार नहीं हैं, आकांक्षाओं का आकाश बस इतना सा है। अरे आप तो बुरा मान गए। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी कहने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, आपने सच कहा है। और अब अगर आप बुरा न माने तो मैं भी कुछ सच बोलना चाहता हूँ। इस नौकरी से मैं खुश हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, यहाँ रह सकूंगा, आपसे रोज भेंट हो सकेगी। मैंने तड़प कर उनकी ओर देखा। इच्छा हुई कि चीख कर कहूँ कि इतना खुशनुमा झूठ मत बोलिए, उसे सच मान लेने की इच्छा होती है। प्रकट रूप से इतना ही कहा। रोज नहीं, मैं केवल मंगल और शुक्र को ही पंडित जी के पास आती हूँ। केवल वही एक जगह तो नहीं है? नहीं, पंडित जी यह सब पसंद नहीं करेंगे। सवाल उनकी पसंद का नहीं है, आप पसंद करेंगी कि नहीं, यह बताइए। पानी के तेज बहाव में जैसे संतुलन खो जाता है, वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। घर लौटी तब भी मेरे पैर जमीन पर नहीं थे। बरामदे में ही भैया टकरा गए। गोद में ट्रांजिस्टर रखे स्वर सुधा सुन रहे थे। मतलब 6:45 बज चुके थे। डर लगा कि इतनी देर से लौटने के लिए जवाब तलब होगा, पर वे तन्मयता से कार्यक्रम सुन रहे थे। मुझे देखते ही बोले, कनू सुन, टैगोर हॉल में पिछली बार परवीन ने यही चीज सुनाई थी ना। अब मेरे कान सजग हुए। हंस ध्वनि का तराना था, इसे भी आज ही बजना था। मेरा रोम रोम उस लय पर थिरक उठा। हर तान के साथ मन अंगड़ाई ले रहा था। कनू जी, मैं जैसे सोते से जागी। बहुत खुश नजर आ रही है आज। नहीं तो, मैंने कहा, और तब ध्यान आया कि गाना तो कब का समाप्त हो चुका। खेल समाचार शुरू हो गए थे और मैं अभी उसी धुन पर थिरक रही थी। अपने उसी स्वांग को बरकरार रखते हुए मैं तकी धूम तिनक तकी धूम गुनगुनाती हुई कमरे में चली आई। मन तो हुआ था भैया से कहूँ, जी भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार किसी ने मेरी देह से परे जाकर मेरे अंतस के सौंदर्य को पहचाना है। पहली बार किसी ने मेरी भावनाओं को अपना मखमली स्पर्श दिया है। पहली बार किसी ने सपनों से मांग भरी है। पहली बार मेज पर रखे लंबे लिफाफे ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। खोल कर देखा, अपॉइंटमेंट लेटर था। इसी सोमवार को मानिक चौक वाली ब्रांच में ज्वाइन करना था। एक तरह से भैया ने अपना वादा निभाया था। एक बार तो इंटरव्यू में निकल जा, फिर पोस्टिंग का जिम्मा मेरा रहा। तेरी संगीत साधना में कोई व्यवधान नहीं आएगा, उन्होंने कहा था। खुश होना चाहिए था मुझे। बैंक की नौकरी आजकल मिलती किसे है? पर इस सफलता से जुड़ा सारा प्रसंग याद करके मन कड़वा हो आया। भैया तीसरी बार मेरे लिए फॉर्म लाए थे। उसे माँ के सामने पटककर मैंने कहा था, आखिर आप लोग हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? जानते तो हैं कि इन चीजों में मेरा मन नहीं लगता। मन तो लगाने से लगता है, माँ ने शांत स्वर में कहा। कोई जबरदस्ती है? मैं भुनभुनाई। कनू, कभी बात को समझा भी तो कर। हर बार अपनी ही हाँकती रहेगी या किसी की सुनेगी भी? सुनाइए, क्या सुनाना है? देख बिटिया, जमाने का चलन अब बदल गया है। आजकल लड़की का रूप रंग कोई नहीं देखता, सब नौकरी पर मरते हैं। नौकरी अगर बैंक की हो तो फिर पूछना ही क्या, लड़के वाले हाथों हाथ ले जाते हैं। यह रूप रंग वाली बात भीतर तक चुभने वाली थी। उसे दिलेरी से झेलते हुए मैंने कहा, माँ, अव्वल तो मुझे शादी ही नहीं करनी, और जो लोग सिर्फ मेरी नौकरी देख कर लीजेंगे वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। शादी नहीं करनी तो फिर क्या करने का इरादा है? वही जो कर रही हूँ। गाने से किसी की जिंदगी बनी है? मेरी बनेगी, तुम देखना। एक दिन मैं कहाँ पहुँचूंगी, तब तुम्हें मेरी तारीफ करते नहीं अघाओगी। आसमान की ऊंचाई कोई एक दिन में नहीं छू लोगी तुम, उसमें समय लगता है। तब तक के लिए क्या सोचा है? मतलब? कन बेटे, माँ ने उसास भर कर कहा, तुम्हारे बाबूजी नहीं रहे, मैं भी अब कितने दिन जीऊंगी? यही साल, 2 साल, 5 साल। भाई भी मान लो तुम्हारे अपने हैं, पर भाभियां तो पराए घर से आई हैं।
शादी नहीं करोगी तो क्या जिंदगी भर उनके भरोसे बैठी रहोगी? हाथ में कुछ हुनर तो होना चाहिए। हर महीने तनख्वाह लाकर उनके हाथ पर रखोगी तो भाभीयों की भी आत्मा शांत रहेगी। नहीं तो यही सोचेंगी कि दुनिया जहान की लड़कियां नौकरी करती हैं, लेकिन ये दोनों माँ बेटी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं। माँ को फिर कुछ और कहना नहीं पड़ा था। हार कर फॉर्म भर दिया था मैंने। फिर एक कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। 3 महीने जमकर पढ़ाई की थी और आज यह नौकरी का नियुक्ति पत्र मेरे हाथ में था। मन हुआ उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके माँ के सामने उछाल दूं और कहूँ, अब इस नौकरी की जरूरत नहीं है माँ, इसके बिना भी तुम मुझे चाहने वाले लोग दुनिया में हैं। अगली बार भेंट हुई तो मैंने ही आमंत्रण दिया, आज चाय हमारी ओर से पीजिएगा। किस खुशी में? हमें नौकरी मिल गई है। लेकिन आप तो नौकरी करती थी ना? वह कोई नौकरी थी? पॉकेट मनी तक नहीं जुटती थी। मैंने तो सोचा था कि उस बहाने थोड़ा रियाज हो जाया करेगा, पर बच्चों के साथ चिल्लाते हुए मेरा गले भी फटे बाग सा हो गया है। अब कहाँ मिली है? बैंक में, यूनियन बैंक। वाह, तब तो सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा। जो आप कहें। रेस्तरां से निकलकर हम लोग पार्क की तरफ निकल गए। वही जानी पहचानी जगह, वही परिचित माहौल था, पर साथ बदल जाने से एकदम खुशनुमा हो उठा था। वहाँ नरम घास पर पैर फैलाकर बैठते हुए बोले, कल्याणी जी, एक काम कर सकेंगी? आप सुबह पढ़ाने जाती हैं ना, वहाँ कुछ परिचय तो हो गया होगा, 1-2 ट्यूशंस दिलवा दी सकेंगी? क्यों, पढ़ाने में मन नहीं भरा क्या? सिर्फ मन भरने से क्या होता है, वे बुदबुदाए। फिर मुझसे बोले, बहुत सारा खाली समय रहता है मेरे पास, उसका उपयोग हो जाएगा, फिर थोड़ा सहारा तो होगा ही। सहारे का तो मैं नहीं जानती, पर हाँ, खाली समय के उपयोग के बारे में सुझाव दे सकती हूँ। क्या? भाग्य से आपकी पोस्टिंग इतने बड़े शहर में हुई है, अब कुछ क्वालिफिकेशंस बढ़ाने के बारे में सोचिए ना। क्या जिंदगी भर क्लर्क ही बने रहने का इरादा है? एमए की क्लासेस सुबह लगती हैं, आप आसानी से किसी भी विषय में एमए कर सकते हैं, या चाहे तो शाम को मैनेजमेंट या लॉ ज्वाइन कर सकते हैं। और आप तो बीएससी हैं ना, पॉलिटेक्निक में दाखिला क्यों नहीं ले लेते? मजे से 3 साल में डिप्लोमा ले लेंगे। वे एकदम उदास हो आए। कल्याणी जी, उस दिन आप मेरी महत्वाकांक्षाओं को सुनकर हंसी थी, आज? ओह, तो आप उस बात को भूले नहीं हैं? नहीं भूल सका, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी यह बात याद रखें कि महत्वाकांक्षाएं पालने के लिए भी सुविधा चाहिए। याद होगा आपको, उस दिन मैंने कहा था, मेरी आकांक्षाओं का आकाश बस इतना सा ही है। जानती हैं क्यों? सपने देखने की उम्र में ही गृहस्थी का भार कंधों पर आ गया है, सिर उठाकर चलने की आदत ही छूट गई है। मेरे पिता बहुत बड़े आदमी नहीं थे, पर उनके होने से एक सहारा था, निश्चिंतता थी। 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। एक बहन की शादी वे करके गए हैं, पर कर्ज की किस्तें अभी बाकी हैं। दूसरी बहन भी अभी ब्याहने को है, माँ भी है। इतनी सारी जिम्मेदारियां लेकर आदमी ऊंची उड़ान कैसे भर सकता है? उसे जमीन पर ही फिसलना पड़ेगा। मैं करुणा से आप्लावित होकर उनकी गाथा सुन रही थी। कभी सोचा भी न था कि यह हंसमुख व्यक्ति अपने भीतर इतने तूफान समेटे होगा। आपने अभी इतने सारे नाम गिनाए, अगर चाहूँ भी तो क्या मैं वह खर्च उठा सकता हूँ? कॉलेज की फीस, परीक्षा की फीस, किताबें, कॉपियाँ, बस का किराया, इन सब के बारे में सोच कर देखिए, कहाँ से आएगा इतना रुपया? कौन देगा? मैं दूंगी। वे तो क्या, स्वयं मैं भी चौंक पड़ी। यह अनजाने में ही क्या कह गई मैं? अनजाने में भले ही हो, पर अनचाहे नहीं कहा था, इसीलिए पछतावा भी नहीं हुआ। सोमवार की सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं पंडित जी के यहाँ गई। पिछवाड़े आंगन में जाड़े की धूप सेकते हुए दोनों शिव पार्वती की तरह पास पास बैठे थे। पंडित जी अखबार पढ़ रहे थे और जिया मटर छील रही थी। मैंने मिठाई का डिब्बा सामने रखकर दोनों के पैर छू लिए। काहे की मिठाई है? जिया, मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी? हम तो समझे कि तुम्हारी सगाई हो गई है। अजीब अहमक हो, सगाई की मिठाई देने क्या वह खुद आती? पंडित जी ने एकदम झिड़क दिया तो जिया कटकर रह गई। उन्हें उबारने के लिए मैंने कहा, आज ही ज्वाइन कर रही हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद लेने आई हूँ। बैठी मुंह क्या ताक रही हो? जाओ, ठाकुर जी को भोग लगा कर ले आओ, लड़की प्रसाद लेकर जाएगी। पंडित जी फिर झुंझलाए। मिठाई का डिब्बा उठाकर जिया बेचारी भीतर चली गई। अब आपको मेरे लिए रविवार को समय निकालना पड़ेगा।
मैंने कहा। या कहे तो शनिवार की शाम को भी आ सकती हूँ, क्योंकि बैंक में शनिवार को आधी छुट्टी रहती है। अरे भाई, क्या करने लग गई? पंडित जी ने जिया को आवाज दी। जल्दी ले आओ, उसे दफ्तर जाना है। उनके उस आदेश में मेरे लिए व्यग्रता भले ही रही हो, पर स्वर में केवल पिंड छुड़ाने का सा भाव था। तब पहली बार मैंने लक्ष्य किया कि जब से मैं यहाँ आई हूँ वे मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले हैं। पंडित जी, उन्होंने केवल मेरी तरफ देखा। आप नाराज हैं? नहीं तो हम क्यों किसी से नाराज होने लगे? किसी से हो ना हो, मुझसे तो हो ही सकते हैं। आप मेरे बड़े हैं, मेरे गुरु हैं। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो कान पकड़कर बताने का हक आपको है। नहीं बिटिया, अब यह बात नहीं रही। क्यों नहीं रही? अगर हम तुम्हारे कुछ होते तो तुम एक बार कम से कम पूछ ही लेती, एकदम मिठाई लाकर सामने न रखती। मैं एकदम जैसे आसमान से गिरी। शर्म से मैंने सिर झुका लिया। सच, मुझे क्या हो गया था? जिस नौकरी के लिए पहले इतनी उदासीनता थी, उसी के लिए इतनी व्यग्र हो उठी कि इतनी साधारण सी बात भी याद न रही। माँ ने याद न दिलाया होता तो शायद मिठाई लेकर भी नहीं आती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी अनुमति लिए बिना मंच पर तो कभी गई ही नहीं। कॉलेज की पिकनिक या किसी रिश्तेदार की शादी में भी जाना होता तो पहले उनसे आज्ञा ले लेती। मेरी इस गुरु भक्ति का घर में अक्सर मजाक उड़ता। संध्या भाभी नई नई शादी होकर आई थी तो ये चर्चाएं सुनकर बड़ी उत्सुक हो उठी। एक दिन जिद करके मेरे साथ होली। माँ ने कहा भी कि नई नवेली बहू का औचक जाना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने मना नहीं किया। मैं उनकी अपेक्षा भंग का मजा लेना चाहती थी। बेचारी इतनी निराश हुई। अच्छी खासी गॉसिप का मजा हाथ से निकल गया। कनु जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी बेटे? हमसे कहा होता। दरअसल भैया की बहुत इच्छा थी, परीक्षा देने गई थी, तब आपसे कहा भी था। हाँ, शायद बताया था तुमने। उनका मन रखने के लिए परीक्षा दे दी थी। अब सिलेक्शन हो गया है तो वे कहते हैं कि चांस छोड़ना बेवकूफ़ी है। आप तो जानते हैं, बाबूजी के बाद अब भैया ही घर के बड़े हैं, उनकी बात रखनी पड़ती है। इसके बाद पंडित जी कुछ नहीं बोले, पर मेरा मन ग्लानि से भर उठा। सारे रास्ते मैं अपने को धिक्कारती रही। छी, अपने पितृ तुल्य बड़े भाई पर यह कैसा आरोप जड़ दिया मैंने? अपने ऋषि तुल्य गुरु से कैसे झूठ बोल गई मैं? बड़े भैया ने तो कभी किसी बात के लिए जोर नहीं दिया। वे तो बेचारे डरे डरे से ही रहते हैं कि मुझे और अम्मा को कोई बात चुप न जाए। हम दोनों को वे ही तो झेल रहे हैं। बाकी दोनों ने तो बड़ी आसानी से पीछा छुड़ा लिया है। कपिल भैया के पास बम्बईया छोटे मकान का शाश्वत बहाना है। सुनील भैया दिल्ली की महंगाई का रोना रोते रहते हैं। नीता भाभी तो साफ कहती है कि जब बड़े भैया पैतृक मकान का आनंद उठा रहे हैं तो जिम्मेदारियां भी भुगते। मेरे लिए रविवार की दोपहर में 2 से 4 तक का समय निश्चित हो गया। पहले दिन से ही लगा कि पंडित जी कुछ खिंचे खिंचे से हैं। 7-8 साल साथ रहने के बाद गुरु शिष्य के बीच जो सामंजस्य पनपता है वह कहीं से टूटता नजर आया। फिर कुछ मैं भी उखड़ी उखड़ी सी रहती। मनोज उन दिनों एक अलग कमरा लेकर तिलक नगर में रहने लगे थे। रविवार की शाम मैंने उनके नाम कर दी थी। तानपुरे पर उंगलियां फेरते हुए मैं अक्सर प्रतीक्षा की घड़ियां गिनती रहती। शरीर वहां होता पर मन हवाओं से बातें करता प्रियतम के पास पहुंच जाता था। इसीलिए पंडित जी एक एक चीज कई बार समझाते, फिर भी मेरी पकड़ में न आती। तब वे अक्सर झुंझला उठते थे। उस दिन माल कौस का रियाज हो रहा था। अमीर खां साहब की बड़ी प्यारी सी बंदिश, जिनके मन राम बिराजे, मैं कहीं से लिखकर ले आई थी और उसे गले में बैठाने का प्रयास कर रही थी। पंडित जी बड़ी तन्मयता के मुझे उस शैली की बारीकियां खूबियां समझा रहे थे, पर मेरा दिमाग उन समय नौसिखियों से भी गया गुजरा हो रहा था। बार बार स्वर फिसलकर शुद्ध निषाद पर ही आस टिकता था। 2-3 बार पंडित जी ने टोका भी, बेटे यह चंद्रकोश नहीं है। पर जैसे मैं पहली बार सारे गामा सीख रही थी। जब 3-4 बार इसी की पुनरावृत्ति होती रही तो उनकी भी सहनशीलता जवाब दे गई। बस करो, वे चीखे। तान पूरा रख दो और दफा हो जाओ। जब दिमाग ठिकाने रहा करे तभी यहाँ आया करो, वरना मेरा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अपमान से मेरे आंसू निकल आए।
पंडित जी की डांट पहली बार नहीं खाई थी, पर कनिष्ठ छात्रों के सामने वे हमेशा वरिष्ठ छात्रों की गरिमा बनाए रखते थे, पर आज उन्हें इसका भी भान न रहा। मेरे पीछे अपनी बारी की प्रतीक्षा करती हुई गिरिजा और शोभा बैठी थी। उनकी तरफ देखने का मुझे साहस नहीं हुआ, वैसे ही सिर झुकाकर चली आई। अपने उस अपमान की बात मैंने किसी को नहीं बताई, मनोज को भी नहीं। उस शाम मैं बुझी बुझी सी रही। वे मुझसे कुरेद कर पूछते रहे, पर मैंने कुछ नहीं बताया। बताती भी तो वे शायद समझते नहीं। अगले रविवार को जब 2:30 बजे तक लेटी हुई मैं उपन्यास पढ़ती रही तो माँ ने टोका, आज जाना नहीं है ना? क्यों? माँ के इस प्रश्न पर इतने दिनों का बंधा अवसाद फूट पड़ा। माँ चुपचाप सुनती रही, फिर मेरे चुप होते ही बोली, इसका मतलब है कि तुम अब बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हें डांटने का भी किसी को अधिकार नहीं रहा। मैं हैरत से उनका मुंह ताकती रह गई। देख कनु, मैं अनपढ़ सही, पर इतना जानती हूँ कि विद्या गुरु के चरणों में बैठकर ही पाई जाती है। तू अगर उनसे ही अभिमान करके सीखेगी तो इतने दिनों का सीखा हुआ भी मिट्टी हो जाएगा। उस दिन माँ ने ठेल ठाल कर मुझे भेजा। मैं मुंह फुलाए ही घर से निकली थी और उसी मुद्रा में जाकर बैठ गई। लेकिन पंडित जी हमेशा की तरह अपने वत्सल स्वरूप में थे। मुझे देखते ही बोले, तबीयत तो ठीक है ना बिटिया, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, चलकर आई हूँ ना, इसीलिए। उन्होंने जिया को आवाज देकर मेरे लिए शरबत बनाने को कहा, फिर मेरे संकोच को अनदेखा करते हुए बोले, मैं पहले ही जानता था कि ऐसा होगा। हफ्ते भर दफ्तर में मगजमारी करने के बाद गाना सीखने लायक दमखम तुम में नहीं है। कोई लड़का होता तो शायद निभा ले जाता, पर यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन पहले भी तो हफ्ते में 2 दिन ही सीखती थी, पर बाकी दिनों में तो तुम स्वतंत्र तो थी। तुम्हारा मन कहीं भटकता तो नहीं था, तुम्हारी शक्ति और कहीं तो खर्च नहीं होती थी। यह तो साधना की डगर है बेटा, शक्ति भी चाहिए और लगन भी। इस तरह 2 नावों पर पैर रखकर चलोगी तो बड़ी मुश्किल होगी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। बहुत आशाएं लगाई थी तुमसे, वे उसास भरकर बोले। तुम्हारे पिताजी से मांग लिया था मैंने, उन्होंने वचन दिया था कि बिटिया को एक दिन संगीत शिरोमणि बनाकर रहूंगा, पर अब लगता है कि मेरा यह कौल कभी पूरा नहीं होगा। उनके स्वर में घोर हताशा थी, जैसे 8-10 साल की तपस्या पर किसी ने पानी फेर दिया हो। 8-10 साल पहले वाली वह बात याद हो आई। बाबूजी रिटायर हो गए थे और हम सब अपना सामान समेटकर भैया के पास आ गए थे। शहर के स्कूल का एक हवा सा था मन में, पर बहुत जल्दी ही मैंने अपना सिक्का जमा लिया। लड़कियां मेरे कपड़ों का मजाक बनाती, मेरी भाषा की नकल उतारती, पर एक तुरुप चाल मेरे पास भी थी, मेरी आवाज़। महीने 2 महीने में ही मैंने कई फैन जुटा लिए थे। स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहली बार मंच पर जाने का अवसर मिला। सुगम संगीत की प्रतियोगिता थी। मुझे तो नया कोई गीत याद भी नहीं था, वही पुराना सा, घूंघट के पट खोल ही गा दिया और बाजी मार ली। प्रथम पुरस्कार के लिए जब मेरे नाम की घोषणा हुई तो कितनों के चेहरे देखने लायक हो गए थे। निर्णायकों में एक बुजुर्ग से व्यक्ति भी थे। कार्यक्रम की समाप्ति पर उन्होंने पास बुलाकर शाबाशी दी, नाम पूछा, फिर बोले, गाना सीखोगी? गाना? हाँ, अगर सीखना चाहो तो अपने पिताजी से कहना मुझसे मिलने। उन्होंने बताया पता रटते हुए मैं घर पहुंची। रात भर खुशी के मारे नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं बाबूजी को घसीटकर सेठ रामदास जी की बगीचे में ले गई। वहाँ बीचों बीच थी रघुनाथ जी का सुंदर मंदिर था, छोटा सा किंतु सुंदर सा। सफेद पत्थर पर रंगीन नक्काशी थी, फर्श पर काले सफेद संगमरमरी चौकोर टुकड़े सजे थे। युगल जोड़ी की मूर्तियां तो इतनी सुंदर थी कि आंख टिकी रह जाती थी। हम लोग पहुंचे, उस समय आरती हो रही थी। बाहर इक्का दुक्का दर्शनार्थी खड़े थे। भीतर कल वाले सज्जन रेशमी धोती पहने आरती उतार रहे थे। बाबूजी तो उन्हें देखते ही गदगद हो गए। प्रसाद लेकर जैसे ही बाकी भक्तगण विदा हुए, बाबूजी ने आगे बढ़कर उन्हें दंडवत किया और बोले, महाराज, मैं काशीनाथ दुबे हूँ। कल बिटिया के हाथ आपने संदेशा भेजा था। मुझे देखकर पंडित जी को सब याद हो आया। प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो आप हैं? वाह भाई साहब, मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूँ।
आपके घर में साक्षात सरस्वती ने जन्म लिया है। मैं इतने दिनों से बच्चों को सिखा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पर यह बात कभी कभी ही देखने को आती है। मैं तो चाहूँगा कि आप इसे मुझे सौंप दें। यह तो कन्या का अहोभाग्य होगा महाराज, बाबूजी हाथ जोड़कर बोले। लेकिन मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, खुद बच्चों के भरोसे हूँ। मैंने आपसे कुछ और तो नहीं मांगा भाई साहब, बस बिटिया को मांग रहा हूँ। पैसे देने वाले विद्यार्थी तो बहुत मिल जाते हैं, पर संतोष देने वाला एकाध मिलता है। और फिर मैं पैसे लेकर सिखाता भी नहीं। हम कुल 2 प्राणी हैं, पेंशन में मजे से गुजारा हो जाता है। सेठ जी के कुल देवता की सेवा का भार ले लिया है, उनकी कृपा से सिर पर छत बनी हुई है। अब तो बस यही इच्छा है कि जो कुछ अपने गुरु से पाया है वह शक्ति भर औरों को देकर जाऊं। बाबूजी ने बटुआ खोलकर 11 रुपए निकाले और कहा, बेटे गुरुजी के चरण छुओ, यहाँ नहीं घर चलिए। कहते हुए वे हमें पिछवाड़े ले गए। साफ सुथरे लिपे पुते 2 कमरे थे। बाहर वाले कमरे में तबलों की 4-5 जोड़ियाँ, 4-5 तानपुरे और 2 हारमोनियम रखे हुए थे। बीच वाली दीवार के पास एक बड़ी सी चौकी थी, उस पर किसी साधु महात्मा की तस्वीर रखी हुई थी। उस पर चढ़ाया फूलों का हार ताजा ही था। वातावरण में अगरबत्ती की सुगंध व्याप्त थी। भीतर की ओर मुंह करके उन्होंने 2 कप चाय लाने का आदेश दिया और फिर मुझसे बोले, पहले इन्हें प्रणाम करो बिटिया, ये गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद मैंने उन्हें प्रणाम किया। कुछ श्लोक सा गुनगुनाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया जो मेरी समझ में नहीं आया। तब तक भीतर से चाय आ गई। ये तुम्हारी गुरु माता है बिटिया, पंडित जी ने बताया। बाबूजी का इशारा पाकर मैंने उनके भी पैर छू लिए। का नाम है बिन्नू तुम्हारो? खूब आगे तक सिर ढके हुए ही उन महिला ने पूछा। उस कच्ची उम्र में भी यह बात चुभे बिना नहीं रही कि ऐसे सुरीले व्यक्ति की यह कैसी बेसुरी पत्नी है। घर लौटते ही माँ ने तूफान खड़ा कर दिया। कुछ समझते हैं ना सोचते हैं, बस जो मन में आएगा कर गुजरते हैं। यह भी होश नहीं रहा कि लड़की अब बड़ी हो रही है, उसे किसी उस्ताद के पास मैं नहीं भेजने की। साफ कह देती हूँ, ये सारे संगीत मास्टर 1 नंबर के लफंगे होते हैं और लगे हाथों माँ के दर्जनों किस्से सुना डाले जो उन्होंने भी कहीं से सुन रखे थे। माँ ने तो एक तरह से यह प्रसंग समाप्त ही कर दिया था, पर मैं ही जिद पर अड़ी रही। माँ को हार माननी ही पड़ी। पहले दिन वे स्वयं मेरे साथ गईं। पंडित जी की सौम्य शांत सात्विक मुद्रा देखकर वे आश्वस्त ही नहीं अभिभूत हो गईं, पर जिया को देखकर तो एकदम ही रीझ गईं। किसी भी प्रसाधन की अपेक्षा न रखने वाला उनका दमकता रंग, वयस को झुठलाने वाली कांति, तीखे नाक नक्श, ऐसा अनिद्ध रूप एवं मैंने भी जीवन में पहली बार देखा था। वहां से लौटते हुए माँ बार बार उसास भर रही थी। भाग्य का खेल है सब। ऐसा रूप तो रजवाड़ों के यहाँ भी मुश्किल से दिखाई देता है, और बेचारी इस पंडे पुजारी बाबा के यहाँ झाड़ू बुहारी कर रही है। माँ की सहमति मिल जाने के बाद फिर कोई रुकावट नहीं रही और मेरी विधिवत शिक्षा प्रारंभ हो गई। साल भर तो केवल भजन सिखाते रहे, कोई 8-10 भजन इस बीच मैंने याद कर लिए। पंडित जी कहते, कई लोग 1-2 साल सीख कर छोड़ देते हैं, उस समय उनके पास गुरु की नाम लेवा कुछ तो पूंजी होनी चाहिए। एक बार गला अच्छी तरह से मांझ लेने के बाद ही उन्होंने रागदारी में प्रवेश किया। उस समय उनके पास कोई 20-25 शिष्य थे। 5 से लेकर 45 वर्ष तक के स्त्री पुरुष बंधे बंधाए समय में उनके पास आते थे। पंडित जी सब पर एक सी मेहनत करते थे, पर शीघ्र ही सब जान गए कि मुझ पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि है। एक एक स्वर को मेरे गले में बिठाने के लिए वे जान लगा देते। एक एक तान जब ठीक से न उतरती, वे चैन से न बैठते। एक एक हरकत के लिए वे खुद ही हलाकान होते, मुझे भी थका डालते, पर दोनों तरफ जोश बराबरी का था, इसीलिए थकान नहीं होती थी। समय और दिन तो मेरे लिए भी नियत था, पर मैं जब भी चाहे चली जाती थी। दूसरों को सुनना मुझे अच्छा लगता था और मेरा यह उत्साह पंडित जी को अच्छा लगता था। कई बार किसी कठिन जगह को वरिष्ठ छात्र बार बार प्रयत्न करने पर भी पकड़ नहीं पाते। बाद में मैं बड़ी आसानी से उसे छू आती। पंडित जी निहाल हो जाते, अपनी परख पर उन्हें गर्व हो जाता। वे बड़े इत्मीनान से मुझे सिखा रहे थे।
वे किसी शिल्पकार की तन्मयता से मुझे गढ़ रहे थे। मैं अभी से उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति होने का दम भरने लगी थी, पर उन्होंने मुझे भटकने नहीं दिया। शुरू के वर्षों में उन्होंने मुझे गाने की अनुमति नहीं दी। बोले, इनाम तो तुम ले आओगी, पर प्रशंसा का नशा अगर तुम्हें चढ़ गया तो फिर कुछ न सीख पाओगी। उन्होंने मुझे रेडियो पर जाने नहीं दिया। दुनिया भर के औंगे पौंगे वहाँ परीक्षक बनकर आते हैं। अगर ऑडिशन में फेल हो गई तो मेरी बदनामी होगी, अगर पास हो गई तो बंधी बधाई लीक पर गाना शुरू कर दोगी। वही 30 मिनट का खेल, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, आलाप ताल, गाओगी और सोचोगी, दुनिया बस यहीं समाप्त हो जाती है। 3 साल बाद पहली बार उन्होंने मुझे भातखंडे जयंती पर गाने की अनुमति दी। उस दिन जिन जिन लोगों ने मुझे सुना स्तब्ध रह गए। पंडित जी के पास बधाइयों का तांता लग गया। रात को माँ ने मुझ पर से राई नून उतारा था। वह मेरी पहली विजय थी, मेरी जय यात्रा का पहला पड़ाव था। दूसरे दिन समाचार पत्रों में मेरा नाम फोटो के साथ छपा था। उन दिनों बीए में पढ़ रही थी। खुलसते हुए ही कॉलेज पहुंची। अब तक किसी ने मेरा नोटिस नहीं किया था। अब सब जान जाएंगे कि मैं भी कुछ हूँ। सहपाठियों ने मेरा स्वागत विचित्र ढंग से किया। लड़कियों ने मुझे देखते ही नजरें झुका दी, पर कई लड़कों के चेहरे शरारत से मुस्कुरा उठे। अपनी सीट पर बैठते हुए मैंने देखा, ब्लैक बोर्ड पर मेरी अखबारवादी फोटो चिपकी है। उसके नीचे चौक से लिखा हुआ है, कोयल काली होती है। इतनी दारुण अवमानना जीवन में पहली बार सही थी। सारा दिन मैं सिर ऊपर न उठा सकी। शाम को पंडित जी के यहाँ पहुंची तो वे उस समय भी गदगद थे। जिया ने वैसे ही संगीत चर्चा कम ही करते थे, पर मगन भाव से गेहूं मुठ फटकती हुई जिया से उन्होंने कहा, कल तुम्हारी इस बिटिया ने क्या बसंत गाया था, वाह! सबके चेहरे फक हो गए। पंडित जी, मैंने गंभीर होकर कहा, आपने मुझसे बसंती क्यों गवाया? मैं कोयल की तरह काली हूँ, इसीलिए ना। यह क्या कह रही हो कनु? वे हैरान थे। मैंने सुबकते हुए उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वे बोले, उन्होंने तुम्हें कोयल कहा है ना? तुम्हारे स्वर के सौंदर्य को तो वे लोग अनदेखा नहीं कर सके। बस इसी का लोहा सबसे मनवाना है, और वे एक दिन मानेंगे। तब मैंने सोचा कि शायद बाबूजी ने यही कुछ सोचकर मुझे उनके चरणों में डाल दिया है। बहुत दिनों बाद एक फुर्सत वाला रविवार मिला था। मनोज 4-5 दिन के लिए घर गए हुए थे। नौकरी के बाद वे पहली बार अपने परिवार से मिलने गए थे, वह भी इसीलिए कि पॉलिटेक्निक में उनका दाखिला हो गया था। उन्हें मालूम था कि सेशन शुरू होने के बाद फिर वे इतना समय न निकाल पाएंगे। मुझे लौटने की कोई जल्दी नहीं थी, इसीलिए पंडित जी के पास से उठने पर मैं जिया के पास जा बैठी थी। पहले दिन जिया मुझे बहुत बेसुरी लगी थी, पर जैसे जैसे परिचय बढ़ता गया मैं उनके स्वभावगत माधुर्य से परिचित होती गई। उनकी बोली में मुझे अपने ननिहाल की सोंधी गंध माती। इतने सालों तक महानगर में रहने के बावजूद ना तो उनकी भाषा बदली ना स्वभाव। उनके निश्चल वात्सल्य की छाह में 2 घड़ी बैठ लेना भी बहुत अच्छा लगता था। बहुत दिनों बाद सुयोग बना था, इसीलिए बातें भी खत्म नहीं हो रही थी। तभी पंडित जी ने आवाज दी, इधर देखो कौन आया है। और इससे पहले कि हम उठकर देखते, एक गोरी चिट्टी महिला भीतर प्रविष्ट हुई। उन्हें देखते ही जिया बाहें पसार कर उठ खड़ी हुई और उन्हें अंक में भर लिया। गले मिलते ही दोनों ने जो विसूरना शुरू किया कि बाहर का सुरीला शोर अपने आप थम गया। जिया के साथ मैं भी उठकर खड़ी हो गई और अब असमंजस में थी कि क्या करूं। यह रुलाई खुशी की थी या दुख की, यह भी समझ न आ रहा था। इसीलिए चुपचाप खिसक लेना भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब कुछ भी समझ नहीं पड़ा तो मैंने वह दाल समेटनी शुरू कर दी जो मैं और जिया साथ बिनवा रही थी। बिनी हुई दाल डिब्बे में भरकर यथास्थान रखाई, अनबिनी दाल पतीली में रखकर उस पर थाली ढक दी, बोरी उठाकर पिछवाड़े आंगन में फटकार कर रख दी। इस बीच वह युगल रुदन थम गया था और दोनों बैठ गई थी। हाथ धोकर मैंने 2 गिलासों में पानी डाला और उनके सामने रखते हुए पूछा, जिया चाय बनेगी? जिया को जैसे अब मेरी उपस्थिति का भान हुआ, खुलसते हुए बोली, कन्नू ये हमारी लौरी हैं, मनोज की अम्मा। आश्चर्य है, मुझे पहले ही यह ख्याल क्यों ना आया।
दोनों बहनों में कितना तो साम्य है। बस जिया की भाल पर दिप दिप करती हुई बिंदी भर उनके माथे पर नहीं थी। कन्नू, वे जैसे चौकन्नी हुई। मतलब कल्याणी? हाँ, जय नाम है, हमसे तो लेते ही ना बना। तो यही है वो हुस्न परी जिस पे मुन्ना राजा मरे जा रहे हैं। हम दोनों अवाक। वाह जिया, खूब देखभाल की भांजे की। हम तो यहाँ तुम्हारे भरोसे बैठे रहे, तुमने हमारे घर में आग लगा दी। ऐसो का हो गया, अब होने को बाकी ही क्या रह गया है। हम तो समझते थे कि ये गाना भर सिखाते हैं, पर हमें क्या पता था कि ये प्रेम प्यार की शिक्षा भी देने बैठे हैं। ये गवैये बजवैये सब एक से होते हैं। तभी तो अम्मा ने हमें कभी तुम्हारे पास नहीं भेजा। और अब किसकी भेजी हुई आई हो? पंडित जी दरवाजे पर खड़े होकर एकदम दहाड़े तो मैं कांप सी गई, पर आगंतुक पर इस पर कोई असर नहीं हुआ। उतनी ही कड़कदार आवाज में जवाब देते हुए बोली, मेरे बेटे ने भेजा है। वह गधा इस पद्मनी से ब्याह रचाना चाहता है। तभी नौकरी के 4 महीने भी पूरे नहीं हुए और उसके पंख निकल आए हैं। यह भी होश न रहा कि घर में जवान बहन कुंवारी बैठी है। यह तुम्हारा अपना मामला है, घर में निपटो। यहाँ गालियाँ बकने क्यों आई हो? गाली किसने दी? खरी बात कह रही हूँ, तभी तो लग रही है। आपकी शह मिलती रही है, तभी तो उसकी यह हिम्मत हुई है। नहीं तो आज तक उसने कभी किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, और अब आंख पड़ी है तो किस पर? शब्दों में जितनी घृणा उड़ेल सकती थी उतनी उड़ेल कर उन्होंने मुंह बिचका दिया। पंडित जी दरवाजे पर खड़े थे, इसीलिए इतनी देर लिहाज किए रही, पर जब सब असहाय हो गया तो उन्हें परे धकियाकर मैं बाहर निकल आई। मनोज पर इतना गुस्सा आ रहा था। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछा तो होता। क्या यह सोचा था कि मैं तो एक पांव पर तैयार खड़ी हूँ, उनके कहने भर की देर है। वैसे उन्होंने गलत नहीं सोचा था। पिछले कुछ दिनों से यही सपना मैं भी बार बार देख रही थी, पर हर लड़की की तरह मैंने भी चाहा था कि यह बात कोई मेरे कानों में मधुबंती की मधुर स्वरावली में गुनगुना कर कहे। यह क्षण मेरे जीवन में बासंती हवा का झोंका बनकर आए। यह पल मेरे मन में आकाश के शरद फूलों की चांदनी बनकर उतरे। प्राण पावड़े बिछाकर मैं उस मंदिर क्षण की प्रतीक्षा करती रह गई, और कोई जैसे मुंह पर थूक कर चला गया। और अब यह मुंह लेकर पंडित जी का सामना कैसे करूंगी? क्या सोचा होगा उन्होंने? उनके अकृत्रिम स्नेह का यही प्रतिदान दिया है। उस अजात शत्रु को मेरे कारण आज क्या क्या न सुनना पड़ा। रविवार की शाम पूरे अपने यौवन पर थी। सड़क पर वाहनों का रेला सा बह रहा था। मन तो हुआ कि कूद पड़ूं किसी गाड़ी के आगे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाए, पर एक और बेवकूफ़ी करके मैं अपने ऋषि तुल्य गुरु को और संताप देना नहीं चाहती थी। फिर इस अभागे देश में कुंवारी लड़की का मरना भी तो निरापद नहीं है। 100 विवाद उठ खड़े होंगे। माँ भैया कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेंगे, और फिर इस तरह चुपचाप मरने से फायदा? एक बार मनोज से जवाब तलब तो करना ही है। मेरा इस तरह अपमान करने का उन्हें क्या हक था? बैंक से लौटकर चाय पी रही थी कि नीता ने आकर बताया, बुआ पंडित जी आए हैं। हिम्मत जुटाकर उनके सामने पहुंची। उस समय वे ड्राइंग रूम में भैया के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। मुझे देखते ही सहज भाव से बोले, इधर से निकला तो एकदम याद आ गया, कल तुम मंदिर जाने को कह रही थी ना। मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। पूरे रास्ते कोई एक शब्द भी नहीं बोला। मंदिर पहुंचकर मैंने बेमन से प्रणाम किया और बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। पंडित जी निर्लिप्त भाव से आराधना करते रहे। गर्भगृह में खड़े होकर उन्होंने अपने गुरु गंभीर स्वर में शिव महिमा का पाठ किया, अपनी नियमित परिक्रमाएं पूरी की, फिर सबकी जय राम जी की लेते हुए मेरे पास आकर बैठ गए। जिसके लिए आतंकित थी वह क्षण सामने आ गया था। कनु, उन्होंने पूछा, कल वाली बात क्या सही है? उत्तर में मैंने सिर झुका लिया। जवाब देती भी तो क्या? कैसे कहती कि मनोज से इस संबंध में कभी कोई बात नहीं हुई? अगर कह भी देती तो क्या वे विश्वास कर लेते? क्या कभी मैंने भी यह सोचा था कि इतनी बड़ी बात मेरी सहमत के बिना ही कह दी जाएगी? एक बात और पूछूंगा बेटे, तुम मनोज के रूप रंग पर रिझी हो या और कोई बात है? मैंने इस पर भी उत्तर नहीं दिया। कैसे कह देती कि मैं तो इसीलिए रिझी हूँ कि कोई पहली बार मुझ पर रिझा है।
पहली बार किसी पुरुष ने मुझे नारी रूप में देखा है। पहली बार किसी ने मेरे व्यक्तित्व को एक नया आयाम दिया है। पहली बार मेरा अस्तित्व गाने वाली गुड़िया से कुछ ऊपर उठा है। उस घर में तुम्हारा स्वागत कैसे होगा, इसकी झलक तो तुम्हें मिल ही गई होगी। जी, मैंने अस्फुट स्वर में कहा। अच्छा हुआ जो कल तुमने अपनी होने वाली सास का स्वाभाविक रूप देख लिया। यह भ्रम कभी मत पालना कि वह तुम्हारी जिया की सगी बहन है। दोनों के स्वभाव में कोई साम्य नहीं है। वह तो साक्षात चंडिका है। सारा घर उसके आतंक के साए में पलता है। पति भी जब तक जीवित रहा डरा डरा रहा। उसके परिवार से उसे ऐसा काट दिया कि जिंदगी भर बेचारा अकेलेपन की व्यथा में हुलता रहा। बड़ी बेटी के ससुराल वालों से ऐसी ही ठनी हुई है। बेचारी के लिए पीहर का रास्ता ही बंद हो गया। लेकिन आप यह सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? मन अपने आप प्रश्न करने लगा था। तुम शायद सोच रही हो कि यह सब क्यों सुना रहा हूँ, उन्होंने जैसा मेरा मन पढ़कर कहा। मैं तो केवल तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि लड़का माँ के रौब में है। उसकी मर्जी के बिना वह कुछ भी नहीं करेगा। तुम दोनों की भावनाओं में कितनी गहराई है यह भी मैं नहीं जानता, पर यह जरूर कहूँगा कि मनोज कस्बे के कॉलेज का पढ़ा हुआ गंवई युवक है। ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां एक अजूबा होती हैं। उनसे हंसना बोलना तो दूर, वे आंख उठाकर देख भी नहीं पाते। उसके घर के वातावरण के संबंध में बता ही चुका हूँ। पहली बार उसने यहाँ आकर खुली हवा में सांस ली है। संयोग समझ लो कि इसी समय तुमसे परिचय हो गया। मैं अपनी कोई राय तुम पर थोपना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी निर्णायक कदम उठाने से पहले तुम्हें आगाह जरूर करना चाहता हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। मनोज छुट्टी से लौटे तो इतने उदास और बुझे बुझे से थे कि सारा गुस्सा पानी हो गया। पंडित जी की बात याद हो आई। सचमुच बेचारे आतंक के साए में जीते रहे हैं, तभी तो माँ की बमबारी को सिर झुकाकर झेल गए होंगे। मुझे तो आश्चर्य है, अपने मन की बात कहने का साहस कहाँ से जुटाया होगा इन्होंने। शायद यह मेरी संगत का प्रभाव हो। इसके बाद हिम्मत जवाब दे गई होगी, तभी तो ऐसे लूटे पीटे से लौटे हैं। अपने ही बच्चों के व्यक्तित्व को इतना कुंद बना देने में उस औरत को न जाने क्या सुख मिला होगा। पंडित जी ने ठीक कहा है। यहाँ आकर पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली है। पहली बार परिचय हुआ था तब मैं इस तरह से चौंकी ही थी। पहली भेंट में कोई इतना कैसे खुल जाता है। पर अब समझ में आ रहा है कि जिन्हें घर में मुंह खोलने का अवसर नहीं मिलता वे बाहर ऐसे ही चहकते रहते हैं। उनके घर के माहौल से मुझे यूँ कुछ लेना देना नहीं था, पर इस समय तो मेरी अपनी खुशी, अपनी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। मैंने समझ लिया था कि यह व्यक्ति इतना दब्बू है कि अपने सुख दुख की बात भी स्वतंत्र होकर नहीं सोच सकता। यदि मेरा सुख दुख भी इसके साथ गत्थी हो गया तो इसके लिए तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। और मैंने एक बार की सोच लिया। मेरे इस आकस्मिक निर्णय से भाई लोग चौंक पड़े। अपनी इकलौती बहन के लिए उन्होंने इससे बेहतर घरवर की कल्पना की थी, पर विरोध किसी ने नहीं किया। माँ तो दामाद का रूप देखकर सारी हताशा भूल गई। मनोज के परिवार में एक अम्मा जी भर थी जिनकी स्वीकृत की आशा थी ही नहीं, और रिश्तेदारों से तो पहले से ही ठनी हुई थी। एक बार अपना निश्चय मनोज के गले उतारने के बाद सारा काम आसान हो गया। पंडित जी बहुत प्रसन्न नहीं लगे, पर उन्होंने अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट नहीं की, बल्कि बारात उन्हीं के घर से उठी। ससुराल की देहरी पर मेरा परछन जिया ने ही किया। इस बात को लेकर दोनों बहनों में सदा एक गांठ पड़ गई। किसी की इच्छा अनिच्छा, वैर प्रेम की यहाँ परवाह ही किसे थी। आनंद पथ के दो यात्री सारी दुनिया को अंगूठा दिखाकर अपनी यात्रा पर चल पड़े थे। सब कुछ सपना सा लग रहा था। अपने विवाह को लेकर कल्पना का ताना बाना मैंने बुना ही नहीं था, इतना अवकाश ही नहीं मिला। मन सदा और बातों में उलझा रहा। यह प्रसंग जीवन में आंधी की तरह अकस्मात उठा और मुझे अपने साथ बहा कर ले गया। पलक झपकते ही मैं मनोज को वरमाला पहना चुकी थी। भैया ने बेमन से ही सही जो सामान दिया था उसे लेकर अपनी गृहस्थी का श्री गणेश किया। विवाह बहुत प्रसन्न वातावरण में नहीं हुआ था, पर उससे हमारे उत्साह में कोई अंतर नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ चला था। पर शाम को घर पर अकेले रह जाना बहुत अखरता था।
अपनी महती आकांक्षाएं तब मुझे ही जहर लगती। वह शाम का समय ही मेरे लिए फुर्सत का समय होता था। कई बार मन होता तान पूरा लेकर बैठ जाऊं, कुछ गा लूं, गुनगुना लूं, पर तभी रसोई की टेर सुनाई दे जाती। माँ के यहाँ तो कभी चाय भी मैंने अपने मन से नहीं बनाई, पर इन दिनों पति को नित्य नए व्यंजन खिलाने का एक जुनून सा सवार हो गया था। सुबह बिस्तर से बाहर निकलते निकलते 9 बज जाते थे। हाबड़ ताबड़ में चाय नाश्ता भी ढंग का नहीं बन पाता था, पर शाम के खाने में मैं पूरी शक्ति लगा देती। रेडियो से, सहेलियों से, पत्रिकाओं से नई नई विधियां सीखकर उनका प्रयोग करती रहती। बेचारे मनोज मेरे इस अत्याचार को हंस हंस कर झेलते। पति की प्रशंसा पाने का सुख उन दिनों मेरा सबसे बड़ा प्राप्य था।